हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिकल। केमिकल बॉन्डिंग को समझने से पहले हम समझेंगे केमिकल बॉन्ड क्या होता है। एक्चुअल में केमिकल बॉन्ड जो होता है ये एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है। अट्रैक्टिव फोर्स हिंदी में इसको आकर्षण बल बोलते हैं। तो केमिकल बॉन्ड एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है जो कि किसी केमिकल स्पीसीज के एटम्स या आयंस को होल्ड करने का काम करता है, पकड़ने का काम करता है। बट ये केमिकल बॉन्ड बनता ही क्यों है? तो केमिकल बॉन्ड एक्चुअली बनने का दो रीज़न है। एटम्स हैव हायर एनर्जी देन मालिक्यूल्स। अगर मालिक्यूल्स के अंदर जो एटम्स हैं उसके पास अगर हायर एनर्जी होगा तो वो दूसरे मालिक्यूल के साथ, दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। दूसरा, टू अटेन स्टेबिलिटी एटम्स आर कंबाइंड टू फॉर्म मालिक्यूल्स। जो एटम होगा वो खुद को स्टेबल करना चाहेगा, इसलिए वो किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। तो पहला पॉइंट जो कि है एटम्स हैव हायर एनर्जी देन मालिक्यूल्स, मालिक्यूल से ज़्यादा एटम्स की एनर्जी होनी चाहिए। यहाँ पे अगर एनर्जी की बात हो रही है तो वो पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है। और अगर किसी भी एटम्स का पोटेंशियल एनर्जी हाई होगा तो वो अनस्टेबल होगा। वो स्टेबल होने के लिए किसी दूसरे एटम के साथ किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिख रहा होगा, आपको दिख रहा होगा। ये पहला कोई एटम है, ये दूसरा एटम है। ये जो आपको प्लस का साइन दिख रहा है ये उसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस ये दूसरे एटम का। जो क्रॉस का साइन दिख रहा है ये इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये जो दोनों एटम्स हैं इनके बीच में दो तरीके का फोर्स काम करता है। पहला जो है वो अट्रैक्टिव फोर्स, दूसरा रिपल्सिव फोर्स। तो आपको पता है सेम आयंस के बीच में रिपल्सिव फोर्स काम करता है। रिपल्सिव फोर्स का मतलब होता है कि हेट करना, दूर भागने की कोशिश करना, कोई ऐसा बल, कोई ऐसा फोर्स जो उनको दूर करने की कोशिश करता हो। तो प्लस प्लस जो चार्ज आपको दिख रहा है इनके बीच में जो फोर्स काम करता है वो काम करता है रिपल्सिव फोर्स। इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो फोर्स काम कर रहा है वो है रिपल्सिव फोर्स। बट ये जो पॉजिटिव साइन और जो इलेक्ट्रॉन है, मीन्स प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स काम कर रहा है वो है अट्रैक्टिव फोर्स। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इनके बीच में जो फोर्स काम करता है वो है अट्रैक्टिव फोर्स, और इसी की वजह से ही बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमें बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है, एटम्स को बॉन्ड बनाना है, तो एटम्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स जो होगा वो ज़्यादा होना चाहिए। अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा होना चाहिए रिपल्सिव फोर्स से। जब तक अट्रैक्टिव फोर्स ओवरकम नहीं करेगा रिपल्सिव फोर्स को तब तक बॉन्ड नहीं बनेगा। इसको और अच्छे समझने के लिए हम एक डायग्राम देखते हैं, एक चार्ट देखते हैं। इसमें आपको दिख रहा होगा ये पोटेंशियल एनर्जी वीएस वर्सेस डिस्टेंस के बीच में हमने ग्राफ प्लॉट किया है। इसमें आप देख रहे होंगे ये जो लाइन आपको दिख रहा है ये है पोटेंशियल एनर्जी। इधर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है और इधर जो है ये आर आपको दिख रहा है। आर क्या है? डिस्टेंस है, डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। तो जैसे दो एटम है, ये दो, पहला एटम ये हो गया, दूसरा एटम ये हो गया, इनके बीच में ये हमारा न्यूक्लियस है। तो जितना दूर ये रहेंगे एटम्स तो बॉन्ड नहीं बनेगा। बॉन्ड बनने के लिए इनको नज़दीक लाना ज़रूरी होता है। बट जब ये नज़दीक आएंगे तो यहाँ पे दो तरीके का फोर्स काम करेगा, मैंने आपको बताया, अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स। तो एटम्स अगर बहुत नज़दीक आ जाएंगे तब भी जो है अट्रैक्टिव फोर्स नहीं काम करेगा, वहाँ पे रिपल्सन बहुत ज़्यादा होगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पहले क्या था, एटम्स को जब हम नज़दीक ला रहे थे तो यहाँ पे क्या हुआ था, अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा था रिपल्सिव फोर्स के। उसके बाद और जैसे जैसे हम नज़दीक ला रहे हैं तो क्या हो रहा है, एक समय ऐसा आया कि जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो रिपल्सिव फोर्स के इक्वल हो गया। मीन्स अट्रैक्टिव फोर्स ने रिपल्सिव फोर्स को ओवरकम किया। और जैसे से हम और आगे बढ़ाते जाएंगे इधर तो क्या होगा, अचानक जो है जो एटम्स हैं उनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज होती जा रही है। पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है। ये जो साइन आपको दिख रहा है, ये डॉट डॉट स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है, ये शो करता है कि यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन हो चुका है। और इधर आएंगे, इस साइड अगर आते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या होता है, जैसे हम लोग इधर आते हैं राइट से लेफ्ट साइड, मीन्स एटम राइट से लेफ्ट साइड की तरफ जैसे ही आता है, ये जो मैं बता रहा हूँ इसका मतलब क्या है, ये जो पहला एटम है और ये दूसरा एटम है, जैसे इनको हम करीब लाएंगे तो करीब जब लाएंगे तो क्या होगा, पहले तो अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा रहेगा रिपल्सिव फोर्स के। उसके बाद क्या होगा, और नज़दीक लाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि अट्रैक्टिव फोर्स इक्वल हो जाएगा रिपल्सिव फोर्स के। यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन हो चुका होगा। उसके बाद हम और नज़दीक लाते हैं तो रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा हो जाता है अट्रैक्टिव फोर्स के, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो जाती है।
तो मैंने बताया था अगर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होता है तो जो एटम होगा वो अनस्टेबल हो जाता है। यहाँ पे ये जो दूरी आपको दिख रही है, एक मिनट, यहाँ पे जो आपको दूरी दिख रही है इतनी, इसी डिस्टेंस को, इसी लेंथ को हम बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। इसको बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। और जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो वहाँ पे कुछ एनर्जी प्रोड्यूस होता है, उस एनर्जी को हम बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। ओके, एक बार फिर समझते हैं। यहाँ हमने पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ प्लॉट किया है। यहाँ पे क्या होता है एक्चुअली, दो एटम्स होते हैं, ये पहला एटम और ये दूसरा एटम। एक मिनट, ये है दूसरा एटम, ये भी दूर दूर है, तो यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स काम करता है, बट रिपल्सिव फोर्स जो है वो काम नहीं करता है। रिपल्सन नहीं होता क्योंकि एटम्स बहुत दूर दूर है। तो जैसे जैसे इसको हम नज़दीक लाते हैं तो क्या होता है, हमारा जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है वो हाई हो जाता है रिपल्सिव फोर्स से। उसके बाद जब और ज़्यादा हम एटम्स को नज़दीक लाते हैं, मतलब इसको करीब लाते हैं इसके, तो क्या होता है, जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है वो रिपल्सिव फोर्स के इक्वल हो जाता है। यह बताता है कि यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन हो चुका है। उसके बाद जब हम और करीब लाते हैं एटम्स को तो क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, बढ़ जाती है। पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ होने का मतलब है कि जो एटम्स होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, अनस्टेबल हो जाते हैं। और यहाँ पे जो रिपल्सिव फोर्स है वो अट्रैक्टिव फोर्स से ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पे जो आपको दूरी दिख रही है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। उसके बाद जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो वहाँ पे कुछ ना कुछ एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उस एनर्जी को हम बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। उस एनर्जी को हम बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। नेक्स्ट देखते हैं कंडीशन फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। कंडीशन क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं व्हेन अट्रैक्टिव फोर्स ओवरकम्स रिपल्सिव फोर्स, मीन्स जब अट्रैक्टिव फोर्स रिपल्सिव फोर्स को ओवरकम कर देता है, मतलब रिपल्सिव फोर्स को घटा देता है और अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ जाता है, तभी बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। क्योंकि एटम्स के बीच में बॉन्ड बनने के लिए अट्रैक्टिव फोर्स का होना बहुत ज़रूरी है। अट्रैक्टिव फोर्स से ही एक एटम दूसरे एटम से जुड़ते हैं, या पहले ही हम बात कर चुके हैं इसके बारे में। नेक्स्ट देखते हैं बॉन्ड लेंथ क्या होता है। बॉन्ड लेंथ क्या होता है, इसमें आपको दिख रहा होगा द मिनिमम इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द मिनिमम इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। दो एटम है, एक एटम ये हो गया, एक एटम ये हो गया, इसका ये न्यूक्लियस है, इसका ये न्यूक्लियस है। तो इनके बीच की जो मिनिमम दूरी होती है जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, तो इनके बीच में, अच्छा जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो ये करीब आ जाएंगे, इनको थोड़ा नज़दीक बना लेते हैं ऐसे, एक मिनट, ये करीब आ जाएंगे, एक एटम ये, एक एटम ये, इसका ये न्यूक्लियस हो गया और ये इसका न्यूक्लियस। तो इनके बीच की जो दूरी है न्यूक्लियस के, इन दोनों एटम्स के न्यूक्लियस के बीच की जो दूरी है, इसी को हम बोलते हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। और इसी इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को ही हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी क्या होता है, तो जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम केमिकल बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं। केमिकल बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं, तो बेसिकली जो केमिकल बॉन्ड होता है वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं, दूसरे जो है वीक बॉन्ड होते हैं। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो होंगे, स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड जब जो बनता है उसमें जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो मोर देन 42 किलो जूल पर मोल, मीन्स 42 किलो जूल पर मोल से ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी जहाँ पे काम करती है, ऐसे बॉन्ड को हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स। देखिए इसमें एग्जांपल्स हैं आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड, ये सारे जो है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में आते हैं। और दूसरा है वीक बॉन्ड। वीक बॉन्ड में दो तरह के बॉन्ड आते हैं, पहला तो हाइड्रोजन बॉन्ड, आपने सुना होगा हाइड्रोजन बॉन्ड, और दूसरा है वान डर वाल फोर्सेस। तो 8 से लेके 42 किलो जूल तक, 8 से लेके 42 किलो जूल पर मोल तक जो बॉन्ड एनर्जी होती है किसी भी बॉन्ड में, उसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। और हाइड्रोजन बॉन्ड दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इंटरमॉलिक्यूलर, दूसरा होता है इंट्रामॉलिक्यूलर। हाइड्रोजन बॉन्ड दो प्रकार के हैं, इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर। तो अगर डिफरेंट टाइप के एटम्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है उसको हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और अगर सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच, सेम टाइप के एटम्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड।
नेक्स्ट है वांडर वाल फोर्सेस। वांडर वाल फोर्सेस है, इसमें जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो लेस देन 8 होता है, 0 से लेके 8 किलो जूल पर मोल बॉन्ड एनर्जी होती है वांडर वाल फोर्सेस में। तो ऐसे आपको याद रखना है, जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं उसमें जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो मोर देन 42 किलो जूल होता है। वीक में जो है हाइड्रोजन बॉन्ड आते हैं और वांडर वाल्स आते हैं। स्ट्रॉन्ग हमने बात किया था, आयनिक बॉन्ड आता है, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड। वीक बॉन्ड में हाइड्रोजन बॉन्ड आता है और वांडर वाल फोर्सेस। हाइड्रोजन बॉन्ड में जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो 8 से लेकर 42 तक होती है, 8 से लेकर 42 किलो जूल पर मोल। जबकि वांडर वाल फोर्सेस में जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो 0 से लेकर 8 किलो जूल पर मोल तक होती है। वांडर वाल्स फोर्सेस में भी कई प्रकार के फोर्सेस होते हैं। इसमें पहला है डाइपोल डाइपोल फोर्स। डाइपोल डाइपोल फोर्स को हम कीसम फोर्स भी बोलते हैं। एंड सेकंड है डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्स, इसको हम डिबाई फोर्स भी बोलते हैं। एंड थर्ड है इंड्यूस डाइपोल फोर्स, इसको हम बोलते हैं लंडर फोर्स या फिर इसी को हम बोलते हैं डिस्पर्सन फोर्स। एक बात और इसमें याद रखने वाली कि ये जो आयन डाइपोल और आयन इंड्यूस डाइपोल है फोर्स होते हैं, ये वांडर वाल फोर्स में कंसीडर नहीं किए जाते हैं। ये बात याद रखने वाली है कि जो आयन डाइपोल है और आयन इंड्यूस डाइपोल होता है, डाइपोल फोर्स, इंड्यूस डाइपोल फोर्स, ये जो है वांडर वाल फोर्स में कंसीडर नहीं होता है। इसके पीछे रीज़न ये है, ये जो बॉन्ड्स होते हैं आयन डाइपोल एंड आयन इंड्यूस डाइपोल फोर्स, इसमें जो बॉन्ड बनता है उसकी एनर्जी कभी बहुत हाई हो जाती है और कभी लो हो जाती है। इस वजह से इसको हम वांडर वाल फोर्स में कंसीडर नहीं करते हैं। इस डायग्राम से हम समझेंगे कि वांडर वाल फोर्स और हाइड्रोजन बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कैसे बॉन्ड होते हैं। तो 0 से लेके 8 तक, 0 से लेके 8 तक, अगर 0 से लेके 8 किलो जूल पर मोल, 0 से लेके 8 किलो जूल पर मोल अगर एनर्जी है, 0 से लेके 8 किलो जूल पर मोल अगर एनर्जी है तो वो आता है वांडर वाल फोर्सेस में। नेक्स्ट आप देख रहे होंगे 8 से लेके 42 तक, 8 से लेके 42 किलो जूल पर मोल अगर बॉन्ड एनर्जी है तो ऐसे बॉन्ड को हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। इसके बाद है मोर देन 42 किलो जूल पर मोल, 42 किलो जूल पर मोल से ज़्यादा अगर बॉन्ड एनर्जी है तो वो आता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में। इसी में आप पढ़ते हैं आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, ये सारा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में ही आता है। नेक्स्ट हम देखते हैं आयनिक बॉन्ड क्या होता है। डेफिनेशन देखेंगे क्या होगा आयनिक बॉन्ड का डेफिनेशन। इट इज़ फाउंड बाई कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम विद इन ब्रैकेट मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम टू अनदर एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। जो आयनिक बॉन्ड होता है इसमें क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफ़र होता है। कंप्लीट ट्रांसफ़र होता है किसका, इलेक्ट्रॉन्स का। आयनिक बॉन्ड में एक एटम जो कि मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम होता है, मीन्स उसके पास इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज़्यादा होती है, ऐसा एटम क्या करता है, कंप्लीट ट्रांसफ़र करता है इलेक्ट्रॉन्स को, पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर देता है किसके पास, किसी दूसरे एटम के पास जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो बहुत ज़्यादा होती है। एग्जाम्पल में हम लेंगे सोडियम क्लोराइड। एग्जाम्पल में है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड में जो सोडियम होता है ये मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है और क्लोराइड जो होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। सोडियम का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं अकॉर्डिंग टू बोरबरी, तो यहाँ पे 281 आता है जो कि अनस्टेबल होता है, क्योंकि आपने पढ़ा है कि कोई भी एटम स्टेबल तभी होता है या तो उसके लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो या फिर 8 इलेक्ट्रॉन हो या फिर 18 या 32 हो, तभी स्टेबल होंगे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि सोडियम के लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये अनस्टेबल है। अगर ये किसी को 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है तो फिर ये क्या होता है, स्टेबल हो जाता है, क्योंकि फिर सोडियम के लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जा रहे हैं, इसका ऑक्टेट पूरा हो जा रहा है। तो ऑक्टेट पूरा हो गया तो यहाँ पे सोडियम क्या हो गया, स्टेबल हो गया। तो यहाँ पे सोडियम क्या है, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है क्योंकि इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखता है। दूसरा है क्लोराइड, इसी के साथ क्या है, क्लोराइड। तो क्लोराइड क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। इलेक्ट्रोनेगेटिव इसलिए क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को गेन करने की क्षमता रखता है। आप देख रहे हैं इसमें 287 लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है जो कि अनस्टेबल है, स्टेबल नहीं है, क्योंकि स्टेबल होने के लिए इसके लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, इसका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। तो अगर ये किसी से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, माइनस चार्ज आ गया और यहाँ पे लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और ये स्टेबल हो गया। तो इस तरह से सोडियम और क्लोराइड के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो आयनिक बॉन्ड बनता है। सोडियम जो कि इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज आता है, क्लोराइड जो है इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर रहा है इसलिए उसके पास नेगेटिव चार्ज आता है।
तो इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं और ऐसे भी दिखा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं मैग्नीशियम फ्लोराइड MgF2। यहाँ पे मैग्नीशियम जिसका एटॉमिक नंबर होता है 12, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 282 होगा, 282। लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन एक ऐसा एटम है जिसके सेल में लास्ट क्या एक ही सेल में तो होता ही है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो वो स्टेबल रहता है, बट दूसरे एटम में ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए तभी वो स्टेबल होगा, अदरवाइज वो अनस्टेबल रहेगा। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा मैग्नीशियम के लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं लास्ट सेल में, तो ये क्या है, अनस्टेबल है। और यहाँ पे क्या है, फ्लोरीन है, यहाँ भी फ्लोरीन है। फ्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 9, इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 2 और 7 होता है, 2 और 7। तो 7 चूँकि लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी 7 है, तो ये दोनों क्या है, अनस्टेबल है। स्टेबल कैसे होंगे, अगर ये मैग्नीशियम से एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाए और एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाए इस फ्लोरीन के पास, तो इधर मैग्नीशियम का ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाएगा, लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, और फ्लोरीन के पास भी क्या होगा, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा लास्ट सेल में। इस तरह से ये पूरा स्टेबल हो जाएगा। यहाँ क्या था, अनस्टेबल था, और यहाँ पे स्टेबल हो जाएगा। तो जो कंपाउंड बनेगा वो इस तरह से बने, उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरह से, या फिर इसको हम MgF2 सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर ड्यूरिंग आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। आयनिक बॉन्ड जब बन रहा होता है उस दौरान जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं एक एटम से दूसरे एटम के पास, उसी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी आपने देखा कि NaCl में सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा था क्लोरीन के पास, इसलिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रोवैलेंसी होगी वो होगी 1। मैग्नीशियम फ्लोराइड में आपने देखा कि जो मैग्नीशियम है ये 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा था फ्लोरीन के पास, इसलिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रोवैलेंसी होगी वो होगी 2। नेक्स्ट है फेवरेबल कंडीशन फॉर आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। आयनिक बॉन्ड अगर बनना है तो उसके लिए फेवरेबल कंडीशन क्या होगा। तो पहला इसमें है आयनाइजेशन एनर्जी शुड बी लो। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। आपने देखा था अभी जो ग्राफ हमने प्लॉट किया था कि अगर पोटेंशियल एनर्जी बहुत हाई रहता है, या फिर उसी को आयनाइजेशन एनर्जी भी बोल सकते हैं, अगर किसी भी एटम की पोटेंशियल एनर्जी या फिर आयनाइजेशन एनर्जी हाई रहेगी तो वो अनस्टेबल रहेगा और वहाँ पे बॉन्ड नहीं बनेगा। बॉन्ड बनने के लिए आयनाइजेशन एनर्जी क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए, लो होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन गेन एफिनिटी शुड बी हाई। इलेक्ट्रॉन को गेन करने की एफिनिटी क्षमता क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। जो एटम जिसको इलेक्ट्रॉन गेन करना है, प्राप्त करना है, उसके पास क्षमता होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींचने की। ओवरऑल लैटिस एनर्जी शुड बी हाई। ये लैटिस एनर्जी क्या होती है हम आगे समझेंगे। तो ये 3 कंडीशंस हैं जो कि फेवरेबल होती हैं आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। पहला क्या है कि जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। लो होगा तभी बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और जो एटम्स हैं जिनको इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना है उनके पास हाई एफिनिटी होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन को खींचने की। तीसरा क्या है, ओवरऑल लैटिस एनर्जी जो है हाई होना चाहिए। लैटिस एनर्जी क्या है इसको समझते हैं। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट आयंस इन आइसोलेटेड गैसियस फॉर्म ऑफ सॉलिड आयनिक कंपाउंड। कोई भी कंपाउंड है जो कि सॉलिड फॉर्म में रहता है, तो ऐसी एनर्जी जिसकी ज़रूरत हमें पड़ती है सॉलिड आयनिक कंपाउंड्स के जो आयंस है उसको सेपरेट करने के लिए अलग अलग गैसियस फॉर्म में, उस एनर्जी को हम बोलते हैं लैटिस एनर्जी। इसको हम डेल्टा एच लैटिस से जो है डिनोट करते हैं, डेल्टा एच लैटिस से इसको डिनोट करते हैं। यहाँ एग्जांपल आप देख रहे होंगे, ये MX क्या है, कोई सॉलिड कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है। यहाँ पे जो एनर्जी काम कर रही है इसको गैसियस फॉर्म में चेंज करने की, आयंस में टूट रहे हैं और गैसियस फॉर्म में है ये, तो यहाँ पे जो एनर्जी काम करती है उसको हम बोलते हैं डेल्टा एच लैटिस। और ये बॉन्ड का फॉर्मेशन इसका तभी होगा जब ये लैटिस एनर्जी जो होगा ये हाई होगा, तभी बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट हम समझते हैं आगे कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। Whenever a chemical bond formed by sharing of electrons between 2 atoms, then it is called covalent bond. जब कोई केमिकल बॉन्ड 2 एटम्स के बीच में, देखिए बिटवीन 2 एटम्स, 2 एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के द्वारा बनता है केमिकल बॉन्ड, ऐसे केमिकल बॉन्ड को हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। Whenever a chemical bond formed by sharing of electrons between 2 atoms, 2 एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग द्वारा जब केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसे हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड
इसमें कुछ पॉइंट है जो हमें याद रखने चाहिए। नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, इसको समझते हैं। नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स, दो एटम्स के बीच में ये बनता है विद नियरली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसमें जो एटम्स होते हैं वो नियरली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, मतलब नज़दीकी होते हैं। ये ऐसा नहीं कि किसी कोई एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, किसी की बहुत कम है। जैसे एग्जाम्पल इसमें क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन एटम है। तो एक दो हाइड्रोजन लेते हैं तो बनता है हमारा ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2। कैसे बनता है, यहाँ आपको दिखाया कि ये एक हाइड्रोजन एटम है, ये दूसरा हाइड्रोजन एटम है। तो एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे के पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये दोनों क्या करते हैं, आपस में साझेदारी कर लेते हैं और एक मॉलिक्यूल बनाते हैं H2। एटम मिलकर क्या बनाए, मॉलिक्यूल बना लिए। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं ऑक्सीजन का। यहाँ पे आपने देखा हाइड्रोजन के केस में यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। तो दो इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पे देखते हैं ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन एटम मिलकर एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। तो ऑक्सीजन के लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर होता है 8। तो इसका जब इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन करते हैं तो होता है 2 और 6, 2 और 6, 2 और 6। तो लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, और इसके पास भी क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन ये अनस्टेबल है, क्यों, क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो ये क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन अपना 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, और सॉरी ये एटम ऑक्सीजन अपना 2 इलेक्ट्रॉन देगा इसको, और ये भी अपना 2 इलेक्ट्रॉन इसको देगा, और दोनों मिल क्या करते हैं, साझेदारी कर लेते हैं। बीच में 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये आप अगर देखेंगे, इसको काउंट करेंगे तो 2 2 4 2 6 2 8, इसका 8 पूरा हो गया। इसी तरह 2 2 4 2 6 2 8, इसका भी 8 पूरा हो गया। इस तरह से ये जो है साझेदारी करते हैं इलेक्ट्रॉन्स का, लेकिन इसमें 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है, इसलिए यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। नाइट्रोजन के केस में देखते हैं तो नाइट्रोजन का जो टर्न नंबर होता है वो होता है 5। इसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करते हैं, सॉरी नाइट्रोजन का 7 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करते हैं तो 2 और 5, लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। तो 5 है यहाँ पे, 3 इधर हो गए, 2 ऊपर हो गए, ऐसे 3 इधर हो गए, 2 ऊपर हो गए। यहाँ पे क्या हो रहा है, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि इनके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 3 तो 5 5 ही है, इनको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 3 3 3 इलेक्ट्रॉन की शेयर होगी, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन जो है, 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग यहाँ पे हो जाती है। तो मैंने बताया था कि 2 इलेक्ट्रॉन मिलने से एक बॉन्ड बनता है, तो इस तरह से 6 इलेक्ट्रॉन मिलने से 3 बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पे 3 बॉन्ड रहेगा नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर कोवेलेंट जो बॉन्ड होता है ये बनता है 2 एटम्स के बीच में, बट उसमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो डिफरेंट होती है। जैसे वाटर केस में देखते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फिर हाइड्रोजन। तो यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, डिफरेंट है। यहाँ पे हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन के पास क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन, इस ऑक्सीजन के पास क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेंगे, साझेदारी करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लिए। तो इसका 2 कंप्लीट हो गया, इसका हाइड्रोजन का 2 कंप्लीट हो गया, और इस ऑक्सीजन का क्या हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इस तरह से ये वाटर मॉलिक्यूल बना। तो ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का एग्जाम्पल रहा। नेक्स्ट बात करते हैं लोन पेयर। लोन पेयर क्या होता है, तो लोन पेयर क्या होता है कि ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि वैलेंस सेल में प्रेजेंट होते हैं, बट ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। क्या होते हैं, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ऐसे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम क्या बोलते हैं, लोन पेयर बोलते हैं। अगर हम वाटर की बात करें तो ये बना वाटर, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई तो ये बॉन्ड बना था, बट यहाँ पे 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसके पास ऑलरेडी प्रेजेंट रहेंगे ऐसे। तो यहाँ पे एग्जांपल देख रहा है, वाटर में कितने हैं, 2 लोन पेयर यहाँ पे इसके पास प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं हाइपोवैलेंट कंपाउंड क्या होता है। हाइपोवैलेंट, तो किसी भी कंपाउंड्स के अंदर जो सेंट्रल एटम होता है, किसी भी कंपाउंड के अंदर जो सेंट्रल एटम होता है, सेंट्रल एटम होता है, अगर उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन से कम है, 8 इलेक्ट्रॉन कम है किसी भी सेंट्रल एटम में कंपाउंड के अंदर, तो ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं हाइपोवैलेंट। हाइपो का मतलब ये होता है कम, हाइपोवैलेंट कंपाउंड। एग्जांपल लेते हैं BeCl2 बेरियम क्लोराइड का। यहाँ पे आपको पता है जो बेरिलियम होता है, सॉरी बेरिलियम, तो बेरिलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 4। इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन करेंगे तो 2 और 2 आएगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, दोनों क्लोरीन के साथ साझेदारी करते हैं और बेरियम क्लोराइड जो है बेरिलियम क्लोराइड कंपाउंड बनाते हैं।
तो इसके पास तो इलेक्ट्रॉन बच ही नहीं रहा है, तो ये हाइपोवैलेंट कंपाउंड है। ऐसे ही हम देखते हैं BCl3 बोरान ट्राइक्लोराइड, इसमें देख रहे हैं तो बोरान का एटॉमिक नंबर होता है 5, तो अगर इसका एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, तो होगा 2 और 3। इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, तो तीनों क्या करते हैं, 3 क्लोराइड से क्या करते हैं, ये साझेदारी कर लेते हैं और बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। इसके पास कोई भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं बचता है, तो फिर ये भी जो कंपाउंड होगा कैसा होगा, हाइपोवैलेंट कंपाउंड होगा। नेक्स्ट देखते हैं हाइपरवैलेंट, इसका जस्ट उल्टा हो जाता है। हाइपरवैलेंट, हाइपर मतलब होता है ज़्यादा, तो किसी भी कंपाउंड के अंदर जो सेंट्रल एटम होता है, अगर उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं हाइपरवैलेंट कंपाउंड। यहाँ पे एग्जांपल है जेनान फ्लोराइड, इसमें आपको दिख रहा होगा जेनान के पास लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल 6 होते हैं, और फ्लोरीन के पास क्या है, एक ही है, सॉरी इसके पास 8 होता है, 2 2 4 2 6 2 8, और इसके पास क्या है, फ्लोरीन के पास एक ही होता है। ये एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा ये साझेदारी करके बॉन्ड बना लेते हैं, बट इसके पास फिर भी ये इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये भी बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, इसको भी जो है हम कंसीडर करेंगे। तो टोटल कितना हो गया, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 इलेक्ट्रॉन हो रहा है, 10 इलेक्ट्रॉन हो रहा है टोटल। तो इसमें क्या पूछा गया है, क्या बोला गया है कि हाइपरवैलेंट कंपाउंड वही होगा जिसके सेंट्रल एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पे तो 10 है, तो यहाँ पे जो कंपाउंड है जेनान फ्लोराइड, ये कैसा होगा, हाइपरवैलेंट कंपाउंड होगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में, हाइड्रोजन बॉन्ड और वन डायमेंशनल फोर्स के बारे में भी बात हम करेंगे। ओके, धन्यवाद।